एक सवाल का आप जिक्र कर रहे थे बायोलॉजी में कि अगर ये टेस्ट सीरीज में नहीं आता तो किसी भी कीमत पर मेरा सही नहीं होता। यस सर। क्या कौन सा सवाल था वो ऐसा? तो आपका ग्रुप जो है वो लगभग पूरा का पूरा सिलेक्ट हो रहा है? हाँ, हमारा जो फ्रेंड सर्किल है उसकी रैंक भी बहुत अच्छी आई है और सारी सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो देखते ही आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये ट्विंस हैं। अब ट्विंस में भी ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, यानी कि हूबहू एक जैसे। नमस्कार, मैं पीसीपी सीकर से डॉक्टर राकेश सुहेला और आज हम इंटरव्यू करेंगे नीट 2025 की उन दो होनहार शख्सियत का जिन्होंने अपनी शानदार रैंक से ना सिर्फ अपने पेरेंट्स का, अपने गांव का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे देश में पीसीपी का नाम रोशन किया है, सीकर का नाम रोशन किया है। सबसे पहले दर्शकों के लिए एक मैसेज ये रहेगा कि हम इस इंटरव्यू को क्यों सुने। हर एक प्रोग्राम के पीछे, हर एक इवेंट के पीछे एक थीम होती है कि भाई उस इवेंट को क्यों सुना जाए। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक साधारण से परिवार से, ग्रामीण परिवेश से आए हुए बच्चे 2 साल, मात्र 2 साल की मेहनत में टॉप रैंक्स हासिल कर लेते हैं और इंडिया के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट तक अपनी सीट को रिजर्व करते हैं। तो उनकी जर्नी कैसी रही, ये जानने के लिए आज का ये इंटरव्यू रहेगा। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन आपका करवा दूं। अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो देखते ही आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये ट्विंस हैं। अब ट्विंस में भी ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, यानी कि हूबहू एक जैसे, एक ही जाइगोट से बने हुए। एक है अनीश और एक है आशीष। जब ये बच्चे 11th क्लास में हमारे पास आए थे तो स्टार्टिंग के दिनों में हमारे लिए भी एक डिफ्रेंशिएट करने का एक बहुत ही चैलेंज था कि कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो फिर धीरे धीरे मैंने इनके टेक्सचर के ऊपर फोकस करना शुरू किया और फिर एक मार्क ऐसा ढूंढा जिसके बेसिस पर मैं इनको आइडेंटिफाई कर सकूं कि कौन अनीस है, कौन आशीष है। तो मेरे पास जस्ट पास में बैठे हैं अनीस विद्या सर, उसके पास में उनके जुड़वा भाई जो वैसे उम्र में बड़े हैं, आशीष विद्या सर। अनीश ने नीट 2025 में 194 ओवरऑल रैंक हासिल की है। आशीष ने नीट 2025 में 244 रैंक हासिल की है। तो सबसे पहले तो अनीश, आशीष, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। आपके पूरे परिवार, पूरे गांव को बहुत बहुत बधाई। आपने इतनी शानदार रैंक के साथ में टॉप एम्स के अंदर अपनी सीट को लगभग रिजर्व कर लिया है। तो सबसे पहला मेरा सवाल अनीस विद्या सर से रहेगा। अनीस डिडवाना के पास के आस की ढाणी के गांव के रहने वाले हैं। इनके पापा एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन देखिए गांव के किसान की जो उम्मीद होती है, मेरे हिसाब से वैसी उम्मीद किसी भी इंसान की नहीं होती है, क्योंकि वो सिर्फ उम्मीद के भरोसे फसल उगाता है और बाकी सब कुछ नेचर के ऊपर छोड़ देता है। लेकिन अपने चारों बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, सीकर आकर रहे और उसके बाद में भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं, वो अपन धीरे धीरे बातचीत में जानेंगे। तो सबसे पहले तो अनीस से बातचीत की शुरुआत करते हैं। अनीस, सबसे पहले तो बताएं कि आपने नीट 2025 में कैसा परफॉर्म किया है, क्या आपकी रैंक्स रही हैं? सर, मेरी ओवरऑल रैंक रही है 194 और कैटेगरी रैंक ओबीसी 46 और जो स्कोर था वो 633 है, 720 आउट ऑफ। 633 स्कोर के साथ में आपने 194 रैंक हासिल की है। तो सबसे पहले तो मैं आपके पीसीपी के अंदर 11th क्लास में जब आप आए तो वहाँ से लेकर 11th और 12th के सफ़र के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ये आपका सफ़र कैसा रहा। शुरू में तो आए थे तो हमको लगा जैसे बोर्ड चलते हैं तो वैसे ही करना है। फिर धीरे धीरे समझ में आया ऐसे तो नहीं चलेगा, थोड़ा कंसेप्ट बिठाने पड़ेंगे। फिजिक्स थी, कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट बिठाए। फिर मॉक टेस्ट देते गए, अच्छा स्कोर करने लगे। घर वालों की भी उम्मीद होने लगी, वो भी सर से मीटिंग करते रहे। फिर हम सारे ऐसे फ्रेंड सर्किल भी हमारा अच्छा था, हम सारे डिस्कस करते थे, पेपर देते थे, संडे को एनालिसिस कर लेते थे और कोचिंग के अंदर ही सेल्फ स्टडी करते थे। तो यहाँ से 2 बातें निकल के आती हैं कि एनालिसिस और कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है,
और उसके बाद में उसके ऊपर एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट है। मैंने इन दोनों बच्चों को बहुत करीब से देखा है। 11th-12th क्लास इन्होंने बहुत ही शानदार मेहनत की है, लेकिन उस शानदार मेहनत के पीछे का मोटिव वो तो इनके दिमाग के अंदर ही है, तो वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अनीस, जैसा आपने बताया कि आप डिस्कस करते थे, आपका एक शानदार ग्रुप था, तो उस ग्रुप के कुछ बच्चों के नाम बताएं, उनका रिजल्ट क्या रहा इस नीट के अंदर। जैसे हम 4-5 लड़के थे। एक तो है पंकज सिंह, उसकी ओवरऑल रैंक आई है 189 और उसका स्कोर है 633 आउट ऑफ 720। और एक है पीयूष पिलवाल, उसके स्कोर है 626 आउट ऑफ 720 और रैंक है 314। हमारे कयूम, उसकी है 739 रैंक। और एक ये आशीष है मेरे पास बैठा है। तो आपका ग्रुप जो है वो लगभग पूरा का पूरा सिलेक्ट हो रहा है। हाँ, हमारा जो फ्रेंड सर्किल है उसकी रैंक भी बहुत अच्छी आई है और सारी सेलेक्ट हो रहे हैं। हमारे एक 12th का बैच था काउंटर स्ट्राइकर, मतलब सबसे ज़्यादा उसी में से हमारे दोस्त थे, उसी के 600 प्लस मार्क्स आए और बहुत अच्छा स्कोर किया उस बैच ने। पूरे के पूरे बैच ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब नेक्स्ट सवाल मेरा आशीष से रहेगा। तो आशीष, जैसा कि अनीश ने बताया कि आपका पूरा का पूरा बैच सिलेक्ट हो रहा है, तो ऐसी क्या खास बात थी आपके बैच में, और आपको क्यों लगता है कि एक जो सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल, वो अच्छा होना ज़रूरी है और उसका कहाँ तक फ़ायदा मिलता है? तो सर देखिए कि जैसे फ्रेंड सर्किल तो ऐसे है कि जैसे अच्छे अच्छे डाउट डिस्कस करेंगे तो वो तो सारे करेंगे। अब कोई अच्छा कोई बुरा लड़का आया तो वो तो हमें तो गंदी गंदी ऐसे अलग अलग बातें बताएगा, तो वो तो हमें माइंड में कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस होगा ही, उससे हमारी पढ़ाई पे फ़र्क पड़ेगा। तो वो हम करना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने अच्छा ही ग्रुप बनाया और हम पास में थोड़ी दूरी बना के बैठते थे लड़कों से और एक साइड में बैठते थे। और टीचर्स ने हमें जैसे बताया हमने वैसे फॉलो किया और पूरे बैच जो है सेलेक्ट हो रहा है। बहुत ही बढ़िया बैच था सर। मैं अक्सर आप लोगों को सीसीटीवी से देखा करता था क्लास में कि आपका 4-5 का अलग ही ग्रुप बना हुआ है। यस सर। लेकिन उस ग्रुप के अंदर आप पढ़ाई की बातें तो करते ही करते, थोड़ी बहुत बदमाशी भी करते थे। हाँ ये सर, बदमाशी तो थोड़ी तो होनी चाहिए, फिर ऐसे तो पूरे देखिए, दिन। जिंदा दिली बहुत ज़रूरी है। आजकल के एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है कि बच्चा एकदम से स्ट्रेस में आ गया है, और कई बार ऐसा होता भी है कि अच्छी रैंक्स आ जाती हैं और बच्चे को जब सेलिब्रेशन के लिए कहा जाता है तो उसको डांस करना ही नहीं आ रहा है, उसको बोलना ही नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे पीसीपी में हमारे होने वालों को देखेंगे, अच्छी रैंक्स के साथ सिलेक्ट हो रहे हैं। जब डीजे बजता है तो जचा के डांस करते हैं, जब बोलने का प्लेटफॉर्म मिलता है तो जचा के बोलते हैं। यानी एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पे चलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें, सिर्फ और सिर्फ एक अपने ब्रेन को इस तरह से हमने सेटअप कर लिया कि अब ज़िंदगी जीना ही भूल गए। तो क्या कुछ आपकी ट्रेनिंग जो हुई वो इसी टाइप की थी? क्या ऐसा कुछ स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट आप लोगों को मिला कि क्या इन्वायरमेंट था आपकी क्लास का, आपके इंस्टीट्यूट का? स्ट्रेस तो सर कभी फील हुआ नहीं, क्योंकि हम जैसे जैसे रेगुलर पढ़ाई करते रहे और फ्रेंड सर्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जैसे हम कभी कभी जैसे हमने लीव भी ली तो फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में बता देता था कि आज ये डिस्कस हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, तुम ये डिस्कस कर लो, हमसे ये पूछ लो, वो हमें बता देते थे। और सिर्फ वो दोस्ती बताते थे कि आप भी किसी की हेल्प करते थे? हम भी कहते सर, दोस्त तो दोस्त होते हैं। दोस्त तो दोस्त होते हैं, तो हेल्प ली भी जाए और हेल्प की भी जाए। तो आशीष, आप एक चीज़ ये बताएं कि जैसे आपने जब एग्ज़ाम का पेपर देखा तो उस पेपर में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे तो उस वक्त आपको क्वेश्चंस के साथ में क्या वो आप क्लासरूम से अपनी डिफरेंट टेस्ट सीरीज से कनेक्ट कर पा रहे थे? कोई एक दो सवाल का ऐसा जिक्र करें। अभी मैं सुबह ही देख रहा था कि आप अपना पेपर देख रहे थे, मेरी गाड़ी में रखा हुआ था, और एक दूसरे को आप क्वेश्चन दिखा भी रहे थे कि देखो ये देखो, तो पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। यस सर। तो कोई ऐसा सवाल निकल के आया? सर ऐसे तो बहुत सारे सवाल थे, बायो में तो भरे हुए थे। ऐसे हमारे टेस्ट सीरीज तो बहुत सारी थी जिनमें क्वेश्चंस हमें मिले, और फिजिक्स के भी बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन ये 2 हमें मिले जिससे हमारा टाइम बच गया। और कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जिससे हमारे कॉन्सेप्ट तो था, जैसे हमारे टेस्ट सीरीज़ में आए हुए थे ऐसे क्वेश्चन जिनसे हमने सॉल्व कर दिया उनको। एक सवाल का आप जिक्र कर रहे थे बायोलॉजी में कि अगर ये टेस्ट सीरीज में नहीं आता तो किसी भी कीमत पर मेरा सही नहीं होता। यस सर। तो क्या कौन सा सवाल था वो ऐसा? सर वो क्वेश्चन था रिडक्शनल बायोलॉजी, जो अपने चैप्टर्स जो मतलब यूनिट्स में डिवाइड है ना एनसीईआरटी की बायोलॉजी, उनका जो फ्रंट पेज होता है जो साइंटिस्ट के आगे वाला दे रखा होता है इंट्रोडक्शन, उसके अंदर दे रखा था रिडक्शनल बायोलॉजी। तो उसके बारे में उन्होंने पूछ भी लिया, वो हम ध्यान भी नहीं देते, लेकिन हमारी टेस्ट सीरीज इतनी अच्छी थी कि उनमें उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया, और एक बार नहीं बार बार डाला उस क्वेश्चन। देखिए, नीट एनसीईआरटी को बहुत ही डीपली फॉलो करती है,
और ना सिर्फ एनसीईआरटी का कंटेंट, उसकी समरी, ना सिर्फ उनके लास्ट के क्वेश्चन, इवन स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन है और उससे पहले भी एक जनरल इंट्रोडक्शन है जहाँ पर जो पॉइंट लिखे हैं उनसे भी पीसीपी ने अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चंस बनाए और वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी आए। तो बच्चों को टाइम काफ़ी उसको, क्योंकि देखा हुआ क्वेश्चन होता है तो खटाक से अपन उसको टिक कर देते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज की। और इसके अलावा कितनी टेस्ट सीरीज, क्योंकि नॉर्मली जब हम एडमिशन के टाइम लोगों को बताते हैं कि इतने टाइप की टेस्ट सीरीज चलती हैं तो बिलीव नहीं करते कि इतने टेस्ट हो सकते हैं क्या। तो आप थोड़ा सा टेस्ट सीरीज के बारे में बताएं कि। सर हमें खुद को पता नहीं चलता था हम दिन में कितने टेस्ट देते हैं। आते थे टेस्ट देते थे, आते थे उठते थे सोते थे, टेस्ट बस टेस्ट 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 दिए थे हमने बस। और टेस्ट सीरीज़ की तो नाम याद नहीं रहते, ये टेस्ट आ गया, वो टेस्ट आ गया, ये टेस्ट आ गया, बस टेस्ट। लास्ट में मुझे याद आ रहा है कि आपको एक शेड्यूल बना के देना पड़ा था। हाँ, कि आज इस तारीख को इतने टेस्ट हैं। वो शेड्यूल क्या था, उसके बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों को। वो सर सुबह से लेकर शाम तक है कि तुम्हें क्या क्या, तुम्हें कितनी बजे से कितनी जगह पढ़ना है, क्या कौन सा टेस्ट है। जैसे सुबह उठे और सुबह यहाँ से तुम्हारी सेल्फ स्टडी लगेगी, उस रूम में फिक्स है तुम्हारा, उसी में तुम्हें आना है, एब्सेंट नहीं रहना है। और टेस्ट होते थे, टेस्ट दिए बस। अनिस क्लास के अंदर तो अच्छी पढ़ाई हुई जी सर, लेकिन अगर हम उसको घर पे जाके और अच्छा फर्निश नहीं करें तो उससे क्या नुकसान होगा, या फिर क्लासरूम स्टडी से काम चल जाता है क्या? सेल्फ स्टडी या फिर घर पे जाके पढ़ाई करना ज़रूरी है? वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। क्लास वो तो स्टडी है ताकि आपकी कंसेप्ट बैठ जाए। अगर आप घर पे जाओगे उसको वापस देखोगे कि ऐसे पढ़ाया, फिर उसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कंपलसरी है, कोई भी टॉपिक हो, चाहे बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सिर्फ क्लास से काम नहीं चलता। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका सेल्फ स्टडी का पैटर्न क्या रहता था? सेल्फ स्टडी हम, जैसे मैं बताया, पंकज, पीयूष, हम 4-5 थे। हमको एक अलग रूम दिया था हमारी कोचिंग के अंदर ही। हमारे ये सर, हम सीसीटीवी कैमरे से हमें देखते रहते हर समय। अगर हम बातें भी करते तो फ्लोर इंचार्ज आ जाता था, बातें नहीं करनी है, हमें बोल देते थे ठीक। हम फिर वापस पढ़ाई पे लग जाते। हम जैसे ही पढ़ लिया, हमें शेड्यूल दे रखा था, पढ़ाई इतनी बजे तक करनी है, फिर आपका कंपलसरी है तो टेस्ट देना ही है। फिर उसका रिजल्ट भी लग जाता था, फिर हमको एनालिसिस भी करते थे। मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक रूम के अंदर आप लोगों को शिफ्ट किया था। हाँ, आप लोगों ने एक बार बदमाशी की थी कि हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। हाँ, और मुझे याद आ रहा था कि एक फैकल्टी मेंबर जिनकी हॉस्टल विजिट की ड्यूटी लगी हुई थी, वो आपको हॉस्टल से पकड़ के लाए थे कि आप 2-3 दिन से सेल्फ स्टडी में नहीं आ रहे। फिर आपको एज ए पनिशमेंट एक रूम में बैठाया था। हाँ। 3-4 दिन आप उस रूम में बैठे, फिर वहाँ से गायब हो गए और फिर मुझे आप अलग ही रूम में दिखाई दिए। इसके पीछे क्या लॉजिक था, ये अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। तो चलो दर्शकों के साथ साथ मैं भी जान लेता हूँ सर कि कौन से रूम में थे और वहाँ से तीनों ही कैसे गायब हुए। पंकज भी आपके साथ था सर, वो धीरज भी आपके साथ था। हाँ, हम 3-4 लड़के थे उस रूम के अंदर। बस अब ये था कि नीट तो पास आ ही गया था, हमें ऐसा लग रहा था आ तो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा और कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए, हम पढ़ते रहना चाहिए। हम पढ़ते रहे, फिर 3-4 दिन हमें लगा हम पढ़ तो रहे। साथ वालों को भी थोड़ा थोड़ा उनको भी बता देते क्या ये आ सकता है, हम उनको भी बता देते, वो भी हमको बताते थे। लेकिन आपको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, खुद को ही ज़्यादा पढ़ना है। हम इसलिए वहाँ पे चले गए। हम बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़के थे ना, वो स्ट्राइकर बैच था, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लड़के थे। उनको मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है, और वो हमें हर कंसेप्ट बता देते थे। अब क्योंकि हम तो 12th के साथ थे, हमें इतने पता नहीं था कि क्या क्या होता है। स्ट्राइकर बैच को सब पता होता है, उन्होंने हमको ऐसे बताया। फिर हमें लगा हाँ ये आ सकता है। फिर जैसे जैसे हमने ये बात की थी रिडक्शनिस्ट, बायोलॉजी, ये वाले क्वेश्चन, और 1-2-4 और थे केमिस्ट्री के अंदर, वो हम हमेशा डिस्कस करते थे। जैसे डाल्टन लॉ वो था कि किसको फॉलो नहीं करता, वो है गेलुसाक के लॉ को फॉलो नहीं करता। ये क्वेश्चन हम चाहे कुछ भी हो जाए हम हर दिन डिस्कस कर ही लेते थे, क्योंकि ये मोल वाले चैप्टर के अंदर डाल्टन के देर का इस पेज के ऊपर ये हम डिस्कस कर ही लेते थे। सबको बता दिया था, शायद तक सबका ही सही होगा हमारे फ्रेंड सर्किल में। देखिए डिस्कशन का ये फ़ायदा होता है कि पेज वाइज चीज़ें ध्यान है कि वो उस पेज के ऊपर लिखा हुआ है और बच्चा कितना कह सकते हैं कि सेल्फ विजिलेंट है। इन बच्चों को 3-4 बच्चों को अलग से रूम दिया था, लेकिन इन्होंने ये फील कर लिया कि चलो हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन एक इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी उसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए। जहाँ पे बाकी और अच्छे बच्चे एक ग्रुप के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं बड़े रूम के अंदर, तो ये भी चुपचाप वहाँ पे शिफ्ट हो गए और डिस्कशन किया। तो अनीश, आपने डिस्कशन को इतना अच्छा बताया, केमिस्ट्री का आप अच्छा डिस्कशन करते थे, तो उसका कुछ फ़ायदा मिला क्या? नीट में आपके कितने मार्क्स आए केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में
180 आउट ऑफ 180 मार्क्स है मेरे, और डिस्कशन को ही मेन मानता हूँ मैं तो। वो हमारे पूरे में से पूरे नंबर। आप सोचिए कि जिस पेपर को हम तूफान कह रहे हैं कि ऐसा पेपर कई सालों में नहीं आया, उस पेपर के अंदर भी केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स ला रहा है बच्चा, तो देखिए कि आप उसकी तैयारी का लेवल क्या रहा होगा। और ये सारा का सारा इन्वायरमेंट का ही असर है। तो अनीश, आप विद्यासागर हॉस्टल में रूम नंबर 301 में रहे, दोनों एक ही रूम में रहे। एक बार मैंने आपका रूम विजिट किया था, वैसे तो कई बार किया था, लेकिन जब मैंने रूम विजिट किया तो आप मुझे सोते हुए मिले थे। तो आपका क्या दिनचर्या क्या थी हॉस्टल के अंदर, और हॉस्टल लाइफ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या एक बच्चे को हॉस्टल लाइफ में, जैसा कि अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि पिताजी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए सीकर में मकान ले लिया 60 लाख रुपीज़ खर्च करके, और उसके बाद में उन्होंने हॉस्टल लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझा। सीकर में मकान होते हुए, सीकर के अंदर कोचिंग में पढ़ते हुए भी बच्चों को इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में रखा, ताकि उनका टाइम वेस्ट नहीं हो, ताकि उनको एक अच्छा माइक्रो इन्वायरमेंट मिले, ताकि उनकी पढ़ाई को और अच्छी ग्रूमिंग मिले। तो आप अपने पापा के इस डिसीजन को कितना सार्थक मानते हैं? मतलब बहुत ही अच्छा डिसीजन था ये। हमारे एमडी सर, उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि आप मकान तो ले रहे हो, लेकिन एक थोड़ा क्या वो जो टाइम वेस्ट हो जाएगा आप छोड़ोगे, थोड़ा दूर था मकान इसलिए। लेकिन एमडी सर ने बोला अगर आप हॉस्टल में रखोगे, इनके अंदर मैच्योरिटी आएगी कि कैसे संभालना होता है खुद को, कैसे डेवलप करना होता है, कैसे डिसीजन लेना होता है, सब। मतलब आप हॉस्टल लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैच्योरिटी तभी आती है जब आप हॉस्टल लाइफ में रहते हो, और मतलब सब कुछ सीख जाओगे आप। दोस्त बनाना, अच्छी बातें करना, अगर आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा है तो मतलब बहुत आगे जाओगे आप, आपके साथ वाले भी। तो हॉस्टल लाइफ भी रियल में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट में अच्छा रोल प्ले करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पेपर हैंडलिंग। जैसा कि सभी लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसा पेपर तो कभी नहीं आया, मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि आपको इंस्टीट्यूट ने क्या इस तरह के पेपर के लिए रेडी कर रखा था? मुझे एक मीटिंग याद आ रही है जो अपनी एग्ज़ाम से पहले हुई थी, तो उस मीटिंग का कुछ आप डिस्कस करके बताएं कि कुछ पॉइंट आपको याद रहे या फिर कुछ उससे रिलेटेड पेपर के अंदर बिल्कुल देखने सर, को मिला। हमारी जो नीट से पहले बहुत सारी मीटिंगें ली थी सर ने, तो बहुत सारे हमारी फैकल्टी टीम हम पे पॉइंट से ध्यान रखते थे। सर ने एक मीटिंग ली, उसमें सर ने बोला कि हमारे चांस है कि रैंक बिल्कुल बहुत अच्छी रैंक आएगी, और आपको मतलब ऐसे जो पेपर होगा आपको मतलब ऐसे आए। सर हमारे बीच में पेपर चल रहा था, सर आए, सर ने बोला एकदम ऐसे मान लो कि अब आपको आगे वाले टेस्ट ऐसे देने कि नीट का ही पेपर है ये, तो आपको मतलब ओमार भी उसी तरह भरनी है जैसे आप नीट के अंदर ही भर रहे हो। हम वैसे ही भरते रहे, हम वैसे ही भरते रहे जैसे सर ने कहा, जैसे ही करते रहे। फिर हमें राकेश सर ने बोला कि और जैसे देख लो कि पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आ गया तो ये ऐसे टिक करना है। मतलब देखते रहे फिर बस। और देखिए, मन में सच्चाई हो और हौसलों में जान हो तो ऊपर वाला भी आपके विचारों के अंदर वो चीज़ ला देता है जिसके लिए आप आगे जो भी हर्डल्स आते हैं उनके लिए तैयार होते हो। मुझे याद आ रहा है कि इनकी जो एग्ज़ाम से पहले लास्ट मीटिंग थी उसके अंदर एक पॉइंट ये डिस्कस हुआ था कि इंसान दुखी तभी होता है जब उसकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती है। ये बिल्कुल बात कही थी कि हर दुख का कारण अपेक्षा ही होती है, एक्सपेक्टेशन ही होती है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे से 1000 रैंक की एक्सपेक्टेशन रख रहा है और उस बच्चे की अगर अंडर 500 या अंडर 200 रैंक आ जाए तो कितने खुश होंगे वो माँ बाप। वो देखिए, अगर आप सोच के एक्सपेक्टेशन मतलब अच्छी रखनी चाहिए कि ऐसे नहीं कि आप फर्स्ट रैंक की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, फिर आपको दुख का कारण ही डेफिनेटली दुख का कारण ही बनेगी वो। तो ट्राई फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। पेपर से आपको उम्मीद ये मान के चलो कि शुरुआत के 5 सवाल अपने को नहीं, आएंगे ही नहीं। सर ने ये भी बोला कि आपको पेपर सोल्व कर रहे हो, आपको ये मानना है कि आपको 5 सवाल तो आते ही नहीं है, इससे आपको घबराहट बिल्कुल भी नहीं होगी। और हम सारे यही सोच के गए थे कि 5 सवाल हमको बिल्कुल नहीं, और ऐसा ही हुआ था हमारे साथ। शुरू के क्वेश्चन थे वो हमें नहीं आ रहे थे, हमने कहा सर ने जैसा कहा वैसा ही हो रहा है, हम करते गए और अच्छा रिजल्ट आया। तो ये बात सच भी है कि अपेक्षाएं अगर कम रखेंगे, तैयारी अपने को पूरी करनी है, 100% करनी है, लेकिन लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस, तो उससे आप ज़्यादा परेशान नहीं होते हो। ये पेपर ऐसा था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसको हैंडल करने का तरीका अगर आपको आ जाए तो फिर आप इसके अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। और पीसीपी के सभी बच्चों ने बहुत स्मार्टली
इस पेपर को हैंडल किया और खूब गजब की रैंक्स पीसीपी से लाइन से आ रही हैं। फैमिली बैकग्राउंड पे चलते हैं, थोड़ी सी पर्सनल क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो दोनों जैसे कि जाइगोटिक मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं और इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल रहता है। तो मैंने इनका आइडेंटिफाई करने का एक तरीका खोजा जब ये ओवरड्राइव प्रोग्राम में मेरे से मिलने आते थे। अब इन्हीं बच्चों से पूछना कि बेटा तुम बताओ, ये मुझे नहीं लगा कि ठीक रहेगा। थोड़ा बच्चों को भी लग सकता है कि फिर सर हमें पहचान ही नहीं पा रहे तो हमारा क्या ध्यान रखेंगे। तो मैंने इनके फेस को अच्छे से रीड किया और इनके फेस पर एक कट का निशान है। आशीष के फेस पर है, अनीस के फेस पे नहीं है। तो मैंने इस चीज़ को ऐसे याद किया कि ये कट का निशान मुझे देखना है और अनीस के नाम में एन आता है, अनीश यानी नहीं, तो इसके चेहरे पे कट का निशान नहीं है। तो मैं इस चीज़ से इन दोनों को आइडेंटिफाई करता हूँ। तो आशीष तक पहुँचना चाहेंगे। आशीष, कोई ऐसा किस्सा जिससे मतलब तुम्हारे ट्विंस के होने की वजह से तुम लोगों ने इसको थोड़ा वो इन्जॉय किया हो? कभी इसका पेपर उसने दे दिया हो, आपने दे दिया हो, कभी क्लास स्विचिंग कर ली हो? हाँ सर, स्कूल में तो ऐसे हम करते थे, जैसे कि बदमाशियाँ करना, तो कंप्लेन तो डेली आती थी पापा कभी के पास। बदमाशी आपने की हो, पिटाई इसकी होगी, ऐसा कुछ हुआ है कभी? ऐसा तो हर रोज होता था पापा। हर रोज होता था? हर रोज होता तो था। मार कौन खाता था ज़्यादा? मार तो यही खाता था। ये खाता था? मैं तो- बदमाशी आप करते थे? हाँ। अच्छा ये पापा का लाडला, मैं मम्मी का लाडला। अच्छा अच्छा, तो डिपार्टमेंट अलग अलग बना के थे। ये सर, तो 10th तक की स्कूलिंग में क्या टीचर्स को कुछ परेशानी होती थी? टीचर्स को सर और बहुत उसको किस तरह से हैंडल करते थे? जैसे मैंने हैंडल करने का तरीका ढूंढा आपका। सर वो तो हमें एक सेक्शन में रखने नहीं देते थे और पहचान ही नहीं पाते थे वो। सर इतने साल हो गए फिर भी वो हमें पहचान नहीं पाते थे, इसलिए हमें अलग अलग सेक्शन में बिठाते थे। और कभी हम छुट्टियां मार लेते तो भी ये मेरी क्लास में जाके बैठ जाता था और हमें प्रेजेंट लगा देता था। स्कूल वालों ने सेक्शन नहीं अलग अलग रखे कि एक सेक्शन में रहेंगे तो कन्फ्यूजन रहेगा, तो अलग अलग सेक्शन में रखा जाए। जैसा कि अभी मैं इनसे बातचीत कर रहा था कि बेटा छुट्टियों में क्या किया, तो आप देखिए कि सिंप्लिसिटी क्या होती है। नीट जैसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम के अंदर इतने शानदार रैंक लेने के बाद भी ये बच्चे अभी खेत के अंदर काम कर रहे थे। अभी अनीश मुझे बता रहा था कि उसे देखो हाथों में छाले हो गए, घर वालों ने पट्टियाँ रुकवाई। तो क्या वास्तव में, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि 7-7 फुट लंबी पट्टी, 8-8 फुट। 8-8 फुट लंबी, बिल्कुल। तो क्या क्या काम किया खेत के अंदर? सर वो मेरी पिछले साल मेरी सबसे बड़ी दीदी उनकी शादी थी। ओके। तो उधर गाड़ी पार्किंग के लिए जगह नहीं थी, तो मेरे पापा ने क्या किया, उधर हमारे वो पहले थी वो पट्टियाँ, तो उनको निकाल दिया वहाँ से। तो वहाँ से जगह बना दी। इस साल हमें अब 2 साल तो खेती की नहीं क्योंकि हम थे नहीं, हमारा सपोर्ट भी चाहिए फैमिली को। तो इस साल हम चले गए वहाँ, तो इस साल हमें जाते ही काम पे लगा दिया। तो उन्होंने क्या ये देखा नहीं कि भाई एम्स जाने वाले बच्चे हैं, कोई आपके ऊपर दया रहम कुछ नहीं किया? नो सर, अभी भी हम तो उनके लिए वही हैं जो पहले थे। अभी वही है। तो सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और ऐसे ही गुदड़ी के लाल जो हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए, खेतों में पट्टियाँ रुपा रहे हैं, तार कसवा रहे हैं, हाथों में छाले हो रहे हैं, और यही हाथ आगे जाके बड़े बड़े ऑपरेशंस करेंगे, मेडिसिन्स दवाइयाँ लिखेंगे। तो फैमिली बैकग्राउंड के रिगार्डिंग आप अपने परिवार के बारे में बताइए कि कैसा परिवार के अंदर माहौल रहा और उससे कहाँ तक आपको सपोर्ट मिला? क्योंकि मेरे हिसाब से एक बच्चे की सक्सेस के अंदर उसकी फैमिली का बड़ा योगदान होता है। तो कैसा इन्वायरमेंट था घर में? जी बिल्कुल सर, परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे मेरे पापा बहुत सपोर्टिव हैं ऐसे, और हमें किसी भी काम के लिए से मना नहीं करते थे, बोलते थे ये पढ़ लो, हाँ कुछ भी पढ़ लो, पर सक्सेस होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और जैसे मेरे पापा भी सक्सेसफुल मैन थे, तो वो चाहते थे कि हम भी सक्सेसफुल हों। और परिवार का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है सर। जैसे मेरे चाचा भी बहुत बाहर काम करते हैं, और मेरे दादा तो नहीं, पर दादी भी चाहती थी कि हम डॉक्टर बने, कुछ पढ़े लिखे तो आगे जाएं, क्योंकि गांव में कोई है नहीं, गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, सरकारी जॉब है नहीं, और गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, ऐसे कुछ है नहीं। तो एक बच्चा फील करता है अपनी गांव के दर्द को कि वहाँ पे कोई सरकारी जॉब नहीं है, मैक्सिमम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। वहाँ से इतने बड़े सपनों के साथ में सीकर शहर आते हैं, सीकर में पीसीपी को चुनते हैं, और वहाँ के हॉस्टल्स को एंजॉय करते हुए 12th के साथ ही शानदार रैंक्स के साथ में सेलेक्ट होते हैं। तो ये उन माँ बाप का विश्वास है, पीसीपी के ऊपर उनका फेथ है, जिसको इन्होंने सफल किया, इन्होंने पूरा किया। तो एक बार फिर से दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। आप टॉप रैंक्स के साथ में इंडिया के टॉप एम्स में जा रहे हैं। थैंक यू सर। और
लास्ट में मेरा एक सवाल कि जो इस वक्त नीट का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं वो आपका इंटरव्यू डेफिनेटली देखेंगे, बिल्कुल देख सर। रहे होंगे, तो उनके लिए दो दो लाइन में क्या मैसेज रहेगा कि नीट 2026 को क्रैक करने के लिए क्या कहीं पर कोई परिवार का बैकग्राउंड या फिर कोई पर्सनल प्रॉब्लम बीच में आती है, या फिर अगर ठान लो तो हो सकता है? सर देखो, पर्सनल प्रॉब्लम तो हमारे भी आई थी, जैसे दीदी की शादियाँ भी आई, हमारे चिकन पॉक्स भी हुए, जिसके कारण एक एक महीने तो हमारे ऐसे ही ख़राब हो गए, और लास्ट में हुए थे, जैसे पहले भी नहीं, नीट के 1-2 महीने पहले ही हुए थे हमारे चिकन पॉक्स। एक महीना इसका ख़राब हुआ, एक महीना मेरा ख़राब हुआ। जनवरी के आसपास शायद जनवरी के आप लोग हाँ, जनवरी बीच के में गायब आसपास, रहे थे। हाँ। तो जनवरी के आसपास देखिए वहाँ पे बोर्ड का प्रेशर भी है, हाँ सर, बोर्ड का भी बोर्ड बहुत का भी है। प्रेशर। अच्छा, आप लोगों ने जेई का एग्जाम भी दिया है? ये सर, जेई का भी जेई दिया। में इसका भी उसमें जेई के आपका क्या स्कोर रहा है? 98.2% है सर। 98.2% 2। जेई में रहे। हाँ, अनीश? मेरी थी 98.14 परसेंटाइल। और उस वक्त आप चिकन पॉक्स के शिकार भी थे, उसके हाँ। आसपास ही लगभग? हाँ, जनवरी में ही जेई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट था, और हमारी टेस्ट सीरीज़ ऑल इंडिया थी, वो 26 जनवरी को शुरू हुई। मैं 27 जनवरी को ही घर निकल गया था, क्यों, मेरे वो चिकन पॉक्स हो गया था इस वजह से, और फिर मैं बहुत दिन ख़राब हुए घर पे, क्योंकि चिकन पॉक्स में पढ़ाई तो होती नहीं है। बहुत बढ़िया। तो आप दोनों ही लगभग सिमिलर मार्क्स के साथ में टेस्ट, यहाँ पर पीसीपी में टेस्ट देते थे, उसमें भी इनके मार्क्स लगभग सिमिलर रहते थे। हॉस्टल में ये खूब बदमाशियाँ करते थे, खूब इनकी अच्छी मॉनिटरिंग की गई। तो चिल रहिए, खूब बदमाशियाँ कीजिए, लेकिन अपने आप को एक ऐसे इन्वायरमेंट में सुपुर्द कीजिए जहाँ पे आपकी लगातार मॉनिटरिंग हो, जहाँ पे आप रास्ते से अगर हटें तो वहाँ पे वापस खींच के पकड़ के रास्ते पे लाने वाला हो। इन्जॉय कीजिए, हर एक सब्जेक्ट को इन्जॉय कीजिए, अपनी लाइफ को इन्जॉय कीजिए। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अक्सर मेरा क्लास में स्टेटमेंट होता है कि लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट वहाँ तक आप मेडिकल कॉलेज तक आप पहुँचो, IITs तक आप पहुँचो, उसके बाद में शानदार लाइफ आपका वेट कर रही है। तो सभी दर्शकों से एक बार पुनः आभार इस इंटरव्यू को देखने के लिए, और सभी सिलेक्टेड बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार आप पीसीपी विजिट कीजिए, यहाँ के सिस्टम से आप जुड़ के देखिए, और उसके बाद में हम ये आपसे वादा करते हैं कि एकदम से स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में जो आपका कैलिबर है, उस कैलिबर को इस तरह की रैंक्स में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।